साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार जीविका का जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है वो बढ़ा के अब 22 अगस्त कर दिया गया है। तो ये आपके लिए जो आगे का 3-4 दिन है अप्लाई के लिए, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे ज़्यादा किसी को समस्या हो रहा है तो बिहार जीविका में फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट है उसमें काफ़ी इशू हो रहा है कि कौन से डॉक्यूमेंट डाला जाएगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। क्या बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट नहीं है, ये डाल दे वो डाल दे, तरह तरह की सवालें आ रही हैं उस सभी डॉक्यूमेंट की लिस्ट में। और उसका एक ही कारण है कि आप लोगों ने नोटिफिकेशन में जो भी 40 पॉइंट दिए हैं उसको आपने अच्छे से पढ़ा नहीं है, या किसी शिक्षक ने आपको बताया नहीं है, या आप उसको नहीं समझ पाए हैं। चूँकि जितने भी है वो सभी इंग्लिश में हैं 40 पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में आपको अगले 3 दिन में जो फॉर्म फिलअप करना है तो किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपका फॉर्म किसी भी तरीके से रिजेक्ट ना हो। और इसको मान के चलिए कि 22 तारीख तक अंतिम मौका, इसके बाद शायद ही समय वापस मिले, चूँकि 4 दिनों का समय बढ़ाया गया है। डॉक्यूमेंट किस लेवल का चाहिए, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, SDO लेवल का, CO लेवल का, RO लेवल का, इन सभी के बारे में उस 40 पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो आपको डिटेल से पता चल जाएगा। तो किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने से पहले उसको नोटिफिकेशन को काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, तभी जाके आपको फॉर्म फिलअप करना चाहिए। नहीं तो एक छोटी सी गलती आपके सभी मेहनत के किए कराए पर पानी फेर देगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर मेरा उम्र 44 साल है, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। कोई कह रहा है कि मैं सर मेरी उम्र 42 साल है, क्या मैं फॉर्म भर सकती हूँ, है ना। तो इस सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही लूप होल्स है कि आपने नोटिफिकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जिस वजह से आपको ये परेशानी उठाना पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम उस 40 पॉइंट को पूरे हिंदी में ट्रांसलेट कर लिए हैं और आपको दिखाएंगे और एक एक लाइन पढ़ के आपको बताएंगे, ताकि आपको जो फॉर्म फिलअप करने जाएं तो उससे पहले आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को तैयार करके और अच्छे से फॉर्म फिलअप कर ले। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उनके पास भी ये चीज़ें जानकारी, सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी पता चल जाए और वो भी अच्छे से फॉर्म फिलअप। मुझे लगा ऐसा, जितने भी कमेंट आ रहे थे सभी कमेंट को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हमें नोटिफिकेशन को ही अच्छे से समझा देना चाहिए बच्चों को, ताकि उनको कोई आगे किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट संबंधित डाउट ना रह जाए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम पढ़ते हैं। ये देखिएगा, पहला पॉइंट तो इसका था कि भैया अंतिम डेट 18 तारीख है, जो कि अब वो खत्म हो चुका है, बढ़ा के 22 कर दिया गया। दूसरा लाइन आप पढ़िए, प्योर हिंदी में है। जब आप नोटिफिकेशन को समझ जाइएगा तो आपको किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवारों के आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिए जाएंगे। यानी जो भी नोटिफिकेशन में दिया है, आगे हम पढ़ेंगे, यदि उस पूरे मापदंडों को, उस पूरे स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं करते हैं, एलिजिबिलिटी को, तो आपके आवेदन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा लाइन है, सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक न्यूनतम आयु 18 वर्ष। यानी इसको कौन लोग भर सकता है, जिसकी उम्र कम से कम 18 साल हो। कब तक की अंतिम तिथि, यानी 22 अगस्त तक, जिसकी मिनिमम आयु 18 साल हो। और अधिकतम आयु की बात कर रहा है तो पुरुष सामान्य और EWS के लिए 37 वर्ष है, महिला के लिए UR यानी जनरल में BC, EBC और EWS के लिए 40 वर्ष, पुरुष BC, EBC के लिए 40 वर्ष, पुरुष और महिला SC, ST के लिए 42 साल। तो आप समझ जाइएगा, ये आपका मैक्सिमम साल हुआ। ठीक है। उसके बाद सरकारी PSU या बैंक से सेवानिवृत्त, यानी सरकारी कोई भी नौकरी से अगर आप सेवानिवृत्त अधिकारी हैं तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 61 वर्ष है। जबकि वर्तमान में BRLPS में कार्य करते, यानी BRLPS मतलब जीविका में कार्यरत उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है। समझ में आ गया। 5वां लाइन पढ़िएगा, आरक्षण सुविधा केवल बिहार के मूल निवासियों के लिए लागू होगी। आवेदन पत्र में दिया गया स्थायी पता आरक्षण के प्रयोजनार्थ मूल निवासी माना जाएगा। ठीक है। यानी आरक्षण की जो सुविधा है केवल बिहार के मूल निवासियों को मिलेगा, बाकी जिनका भी आवेदन बाहर से आता है उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। तो ये आपका रहा 5वां लाइन। अब 6ठा पढ़ते हैं, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग संचिका संख्या 11, ये पत्रांक दिनांक होता है, दिनांक 9/7 के संकल्प में आलोक में महिला अभ्यर्थी को
35% आरक्षण, यानी इस डेट को आरक्षण की घोषणा हुई थी। 36 आरक्षण केवल उसी महिला अभ्यर्थियों पर लागू हो जो पूर्णतः बिहार राज्य की मूल निवासी हो, आरक्षण श्रेणी के साथ अनारक्षित श्रेणी सहित, यानी महिला किसी भी कास्ट की हो, चाहे यूआर की हो, चाहे आरक्षित कैटेगरी को हो, सभी को 35% का आरक्षण दिया गया है, केवल उसी महिला को जो बिहार के मूल निवासी हो। ठीक है, अब इसमें केस आएगा। एक जो कमेंट है, जो बार बार कमेंट पूछा जा रहा है, जिसमें एक महिला हमारे साथी हैं, वो कह रही कि मैं झारखंड की हूँ और मेरी शादी बिहार में हुई है, तो मायके झारखंड की है और ससुराल बिहार में है। तो मायके है झारखंड में और ससुराल बिहार में, तो उस केस में उनको जनरल में फाइट करना पड़ जाएगा, क्योंकि महिलाओं का भी निवास और जाति सभी जो है पिता के एड्रेस से बनाया जाता है। 7वां लाइन पढ़िएगा। बिहार सरकार के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पारिश्रमिक संकल्प संख्या 1/10,000 दिनांक 10/7 एवं इतना के आलोक में 11/8 के प्रावधान के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को उनके हित में यह भी सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से काफी पहले ऑनलाइन आवेदन करें और लिंक फेल होने या किसी अन्य तकनीकी समस्या की संभावना से बचने के लिए जमा करने की अंतिम तिथि का इंतजार न करें, जो कि सभी आयोग कहती है। यदि कोई अभ्यर्थी उपरोक्त कारणों से या उसके नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि से पहले अंतिम रूप से जमा करने में विफल रहता है तो BRLPS की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। ये तो सही बात है, सभी की बात। 9 नंबर कहता है कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र सही और पूरी जानकारी के साथ सावधानी पूर्वक भरना आवश्यक है। यदि कोई अधूरी या गलत जानकारी दी जाती है तो अभ्यर्थी इसके लिए पूरी तरीके से जिम्मेवार होगा। गलत और अधूरी जानकारी के आधार पर आवेदन पत्र उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में बिना कोई कारण सूचना दिए अस्वीकार कर दिया जाएगा। सपोज करिए आपने कोई जानकारी गलत दिया और आपने परीक्षा पास कर लिया, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ तो जो आपने आवेदन दिया था और जो आप डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं वेरिफिकेशन में, वो दोनों अगर मैच नहीं किया तो बिना किसी कारण का आपको वहां से अस्वीकृत कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी गलत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने या आवेदन पत्र में गलत श्रेणी दर्शाने या किसी अन्य चूक की स्थिति में BRPL चयन के किसी भी चयन में उम्मीदवारी को अस्वीकार कर सकता है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकता है। यानी अगर आप श्रेणी भी गलत दर्शाते हैं कैटेगरी में, है ना, किसी भी अन्य चूक की वजह से, गलती से भी अगर आप अलग गलत दर्शाते हैं कैटेगरी, तो उस केस में भी आपको चयन के बाद रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई करने की भी उनके पास दावा होगा। 10वां लाइन है कि यदि भविष्य में कभी भी यह पाया जाता है कि किसी अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र प्रवेश पत्र में किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर या हस्ताक्षर का उपयोग अपलोड किया है या उसने अपने प्रवेश पत्र परिणाम में छेड़छाड़ की है तो अभ्यर्थियों की इन कृत्यों के अनुसार, यानी ये आपका सेटिंग वुटिंग से संबंधित चीजें बोल रहा है कि अपने जगह पर किसी दूसरे को नहीं बैठाना। प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा एक पद के लिए केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। यदि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन अर्थात एकाधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसकी अवैधता पर विचार करने के लिए केवल अंतिम आवेदन पत्र को ही सभी प्रकार से सही माना जाएगा। सपोज करिए आपने 2-3 फॉर्म फिलअप कर दिया 2-3 पोस्ट के लिए, तो अंतिम जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है वही आपका मान्य रह जाएगा, अदरवाइज 2 को आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। 12 में केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी ही स्क्राइब के लिए पात्र होंगे जो दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार CVT में स्वयं लिखने में सक्षम नहीं है। ऐसे अभ्यर्थियों को बिहार सरकार संबंधित राज्य सरकार के सिविल सर्जन द्वारा विधिवत जारी निर्धारित प्रारूप में एक हालिया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाण पत्रों का प्रारूप त्वरित संदर्भ के लिए संलग्न होगा। दिव्यांगजनों को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं ये सभी उस इंग्लिश को हमने हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको अच्छे से समझा रहे हैं, ताकि आप जो ये 3 दिन आखिरी का मिला है उसमें आपका मौका किसी तरीके से छूट ना जाए और आप अच्छे से फॉर्म फिलअप कर दें। सभी पदों के लिए व्यापक क्षेत्र भ्रमण अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन पत्र अंतिम रूप से जमा करने के बाद श्रेणी परिवर्तन के संबंध में किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। महिला उम्मीदवारों के मामले में केवल पिता की ओर से जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आप क्लियर देख लीजिए कि जो महिला के मामले में है वो पिता के पते से ही जाति प्रमाण पत्र यानी NCL बनेगा और वही मान्य होगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर आपने श्रेणी परिवर्तन के संबंध में यदि आपने कैटेगरी कुछ भी डाल दिया है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, साफ साफ है। आवेदन पत्र का प्रिंट आउट या प्रमाण पत्रों अंक पत्रों की हार्ड कॉपी BRLPS को डाक द्वारा जमा करने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी हार्ड कॉपी नहीं जमा करना।
उम्मीदवारों को पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, फोटो पहचान पत्र, रंगीन पासपोर्ट साइज आकार के फोटो की 3 प्रतियां और सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों की एक फोटो कॉपी अपने पास रखनी होगी। सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी रखें और दस्तावेज सत्यापन के समय उन्हें प्रस्तुत करें। आप समझ लीजिएगा, जो भी आप आवेदन प्रिंट कर रहे हैं उसका प्रिंट आउट भी रखना है, फोटो पहचान पत्र भी रखना है, रंगीन फोटो 3 रखना है, ठीक है। ये सभी दस्तावेज आप अपने पास एक कॉपी रख लेंगे। आवेदन पत्र को अंतिम रूप से जमा करने के बाद किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई भी परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। साफ साफ ये चीजें कह दी गई है। जाति श्रेणी प्रमाण पत्र है ना, केवल SC ST BC के लिए केवल बिहार राज्य के उम्मीदवारों पर लागू है। अब ये 18वां नंबर ही बवाल किया जा रहा है, ठीक है। BC EC उम्मीदवारों के मामले में BC EBC जाति प्रमाण पत्र जिसमें गैर क्रीमीलेयर खंड शामिल हो नियुक्ति की तिथि पर वैध होना चाहिए। इन्होंने कहीं नहीं कहा कि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस समय आपका क्रीमी लेयर जो है वो SDO लेवल का होना चाहिए। इन्होंने कहा कि नियुक्ति की तिथि पर आपका वैध होना चाहिए, है ना, गैर क्रीमी लेयर, ठीक है। नहीं सॉरी, गैर क्रीमी लेयर जो आप करेंगे वो नियुक्ति की तिथि, तो ये नया नॉन क्रीमी लेयर आप बना लीजिए, ठीक है। नियुक्ति की तिथि से 1 वर्ष के भीतर जारी किया गया प्रमाण पत्र में उल्लिखित BC EC का जात, है ना, जिस नंबर पे आते हैं बिहार के सूची अधिसूचना में आवेदन में दिए गए जाति प्रमाण पत्र को SDO या इसके ऊपर से जारी किया जाना चाहिए। यानी SDO लेवल का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। SDO लेवल का आपको गैर क्रीमीलेयर नॉन क्रीमीलेयर बना के आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। 19वां नंबर क्या कहता है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है तो उसका यह अर्थ नहीं है कि उम्मीदवार की पात्रता सत्यापित हो गई है। इससे ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति पाने का कोई अधिकार नहीं मिलता। पात्रता सक्षम प्राधिकार द्वारा दस्तावेज के अंतिम सत्यापन के अधीन है। उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने से पहले अपनी पात्रता की पुष्टि करनी होगी और यदि वह किसी भी स्तर पर दिए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार आवेदन करने के योग्य नहीं पाया जाता है, ये तो ठीक है भाई कि अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो आपको छाट दिया जाएगा। BRPL के अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी सूचना का अधिकार नियम 5 के तहत उम्मीदवारों या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी। BRPL के अधिकारी वेबसाइट पर अपलोड की गई जानकारी केवल एक विशिष्ट अवधि के लिए ही उपलब्ध रहेगी। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपलोड की गई जानकारी को डाउनलोड करें और भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखें। भर्ती के दौरान RTI अधिनियम के तहत न तो किसी आवेदन पर विचार किया जाएगा और न ही कोई जानकारी प्रदान की जाएगी। तो ये 20 पॉइंट थे जो कि आपके फर्स्ट रॉ में थे। इसमें एक और 21 पॉइंट्स हैं। 21वां नंबर ये भी है कि भर्ती प्रक्रिया, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके जैसे और भी जो पीड़ित लोग हैं वो उनके पास भी ये चीजें चले जाए जो टेंशन में है, ठीक है। 21 नंबर कहता है कि भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी आवेदक द्वारा भर्ती के संबंध में प्रस्तुत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, है ना। भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी आवेदन द्वारा RTI अधिनियम के अंतर्गत तथ्यात्मक जानकारी केवल अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही प्रदान की जाएगी और इस अधिनियम के तहत अंतर्गत इसे छूट नहीं दी गई। RTI के अधिनियम के अंतर्गत अनुमानित RTI हो गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनेशन के बाद लगता है कि हमारे रिजल्ट में किसी प्रकार का कोई इशू हो गया तो आप RTI कर सकते हैं अपने रिजल्ट मंगवाने के लिए, ठीक है। उससे पहले नहीं कर सकते, रिजल्ट के पहले। यदि भविष्य में किसी भी समय कोई उम्मीदवार गलत जानकारी प्रदान करता हुआ पाया जाता है या उसकी पहचान झूठी साबित होती है तो उसे अयोग्य घोषित करने के अलावा BRPL की भर्ती से वंचित किया जा सकता है। लागू कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई का सामना कर पड़ सकता है और वेतन के रूप में भुगतान की गई राशि BRPL द्वारा वसूल की जाती है। यानी अगर आपने धोखाधड़ी से जॉब ले भी लिया है और जॉब के कभी भी जॉब के किसी भी साल में अगर आप अयोग्य घोषित होते हैं तो आपसे जितना सैलरी आपने अभी तक लिया है उन सभी सैलरी को आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीजें आप समझ लीजिए, ठीक है। अगला है यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में पाया जाता है कि कोई मतलब पात्रता, वही चीज है कि आपकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अब 25 नंबर सुनिए, एडमिट कार्ड से संबंधित। हॉल टिकट प्रवेश पत्र जारी करने से
पद के लिए आपकी पात्रता की पुष्टि नहीं होती है। मेरिट धारकों के लिए वास्तविक जांच सीबीटी परीक्षा की जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति पद के लिए अयोग्य पाया जाता है तो उसे चयन प्रक्रिया के आगे चरणों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए उम्मीदवारों को उस पद के लिए अपनी पात्रता का ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। जिन पदों के लिए सीबीटी परीक्षा एक से अधिक पालियों में आयोजित की जा सकती है उसके लिए सीबीटी परिणाम तैयार करते समय सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसको नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोलते हैं ना। यदि 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हो तो पहले जन्मे अभ्यर्थियों को ऊपर रखा जाएगा। रिक्तियों की संख्या बिना किसी पूर्व सूचना के बदली जा सकती है और रोस्टर स्थिति को तदनुसार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, तो अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह अपडेट और अन्य घोषणाओं के लिए वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहे। भर्ती संबंधी सभी सूचनाएं केवल बीआरपीएस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अभ्यर्थियों के ध्यान में लाई जाएंगी। इस संबंध में कोई व्यक्तिगत संवाद नहीं किया जाएगा। बिहार सरकार की नवीनतम आरक्षण नीति के अनुसार इन पदों पर भर्ती के लिए आरक्षण लागू होगा। बीआरएलपीएस की किसी भी स्तर पर इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्णतः या आंशिक रूप से रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। उत्तर पुस्तिकाओं और अंकों के पुनर्मूल्यांकन, पुनः जांच, समीक्षा का कोई प्रावधान नहीं होगा। इस संबंध में किसी प्रकार का अनुभव के आधार पर कोई वेतन निर्धारण लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। लेखापाल, लेखाकार जिस जिला ब्लॉक स्तर के छोड़कर प्रत्येक पद के लिए वेतन का इस विज्ञापन में विधिवत उल्लेखित किया गया है। बीआरपीएस में चयन के बाद केवल उक्त ये चीजें आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा वेतन स्लैब उक्त पद पर प्राप्त होने के अनुसार 2 वर्ष के अंतराल पर 2 बार तय किया जाएगा। ठीक है, मासिक वेतन में मूल वेतन, मकान किराया भत्ता, परियोजना भत्ता और कर्मचारी भविष्य निधि नियोक्ता का हिस्सा शामिल है। बीआरपीएस की कर्मचारियों को दिए जाने वाले अन्य आर्थिक लाभों में अधिकतम 2 जीवित बच्चों के लिए बाल शिक्षा भत्ता 5% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि, वार्षिक वेतन के रूप में वार्षिक मूल वेतन के अधिकतम 30% में कार्य निष्पादन प्रोत्साहन, ये दुर्घटना बीमा है ना, ये चिकित्सा बीमा, लैपटॉप, ये चीजें आपको मिलेंगी। तो बाकी हम इसका अगला जो तो ये आप चीजें समझ गए हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट पार्ट है आपका 21 नंबर से क्या कहता है, 21 नंबर में आपके हैं जो भी आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद मिलने वाले सुख सुविधाओं के बारे में बताया गया है ना। तो उसके बारे में हम आगे डिटेल से चर्चा करेंगे सेकेंड पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।